दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सब लोग आ जाइए और फिर से जोरदार सेशन को अंजाम देते हैं। और जीएस का जो पार्ट है उसमें मैंने आपसे कहा था कि संपूर्ण जीएस में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो उसी में आगे की कड़ी में हम देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन में लेके आया जो नेशनल मूवमेंट से भी संबंधित हो सकते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अपना अपना जवाब करेंगे। और चाहे वो आरओ के लिए हो, चाहे वो यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी पैट, अदरवाइज यूपीएसआई यूपीपी किसी से भी संबंधित हो, जो तैयारी कर रहे हैं मेरे एस्पिरेंट, जो नए हों या पुराने हों, सबके लिए लाभदायक होगा। जिनको पता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और जिनको नहीं पता वो नई जानकारी को अर्जित करेंगे। ओके, तो सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, बिल्कुल पूरे जुनून के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं इस सीरीज को। लक्ष्य वेश के अंतर्गत ये चलाई जा रही है। आपको पता है कि हमारा आपका एक ही लक्ष्य है, आपके शरीर में वर्दी का होना। जो भी यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके शरीर में वर्दी, अदरवाइज सबका लक्ष्य है सफलता, और मैं सफलता के लिए आपके लिए काम कर रहा हूं। शून्य से शिखर तक ले जाना मेरा दायित्व है, मैं आपको लेके चलूंगा। ओके, केवल आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। ओके, स्टार्ट नाउ। चलिए, कहा गया पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या दिया गया? भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? अब आप लोग देखिएगा कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। तो अब देखिएगा यहां पर हुआ क्या कि वांडीवास का युद्ध हुआ था। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सर वांडीवास का युद्ध तो हुआ है, इसके विषय में तो हमें जानकारी है, लेकिन इसके आगे पीछे और कुछ बैकग्राउंड बताएंगे? तो जी बिल्कुल बताएंगे, इसी के लिए तो आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा, बात करते हैं हम। वह समय कौन सा था डचों का, वो समय था अंग्रेजों का, वो समय था फ्रांसीसियों का। ठीक है, लेकिन जैसे अंग्रेजों के द्वारा अपने आप को कहाँ स्थापित किया गया? अंग्रेजों के द्वारा प्लासी युद्ध जीता गया। क्या प्लासी युद्ध को जीत लिया गया? प्लासी युद्ध जीत लिया गया, है ना, एक तरह से जीत ही लिया गया 1757 में। तो इनको लगा कि अब आगे की प्रक्रिया हमें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये तो महत्वाकांक्षी लोग थे अंग्रेज, है ना, महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के लोग थे। अब देखिए यहाँ पर प्लासी बैटल के बाद जब मीर जाफर शासक बनता है तो उसको बहुत ज़्यादा लूटने के बाद, समझना, बहुत ज़्यादा लूटने के बाद अब आगे जब मीर जाफर परेशान हो गया तो पहले डचों से संपर्क साधा, डचों से संपर्क साधा। ये बात अंग्रेजों को पता चली। जब ये बात अंग्रेजों को पता, क्योंकि जो मीर जाफर था उसको अंग्रेजों ने ही बंगाल का नवाब बनाया था वादे के मुताबिक। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि अगर आप सिराजुद्दौला का सहयोग ना करते हुए आप केवल तटस्थ रहेंगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना दें। अंग्रेजों ने ऐसी बात कही थी, तो जो उसने उसी तरह से किया। और जैसे सिराजुद्दौला मारे गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखिए यहाँ से अंग्रेजों की जो भूमिका हो गई वो किंग मेकर की हो गई। किसकी हो गई? किंग मेकर, राजा बनाने वाले बन गए वो। अब देखो, लेकिन जो मीर जाफर है उसको क्लाइव ने या जो भी गवर्नर्स थे उन लोगों ने बहुत लूटा, बहुत लूटा। मतलब सीधा सीधा से अगर कहें हम तो इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी कोई आवश्यकता पड़े पैसों की या किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत मीर जाफर को याद करो, वो इसको पूरा करेगा। और मीर जाफर के पास भेज करके उससे पैसे या धन और दौलत को मंगवा लिया जाता था। अरे एक समय सीमा होती है राजस्व के अंदर, कितना कलेक्शन हुआ है संचित निधि में, कितना कलेक्शन हुआ, एक समय एक अमाउंट होता है। और अगर बार बार मंगवाया जाएगा तो धीरे धीरे खाली तो हो ही जाएगा। और जब खाली हो गया तब उसको दिमाग आया मीर जाफर को, यार मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, तो उसने डचों का सहयोग लेना चाहा। ओके, तो बात को कंटिन्यू करते हुए ध्यान से देखना। तो डचों से संपर्क साधा, तो डचों के साथ इनका हुआ वेदरा का युद्ध, अंग्रेज वर्सेस डच, वेदरा का युद्ध हुआ। कब हुआ? ये 1759 में हुआ।
और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या हो गई, पराजय हो गई। सॉरी, इसमें डचों की क्या हो गई, डचों की हो गई पराजय। डच पराजित हो गए इसमें। फिर मीर जाफर आगे फिर बढ़े। फिर मीर जाफर किसके साथ सहयोग मतलब किससे सहयोग लेना चाहा, फ्रांसीसियों से लेना चाहा। अच्छा, फ्रांसीसी क्यों सहयोग देंगे, क्योंकि इनका यूरोप में भी विवाद चल रहा था, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच, मतलब इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच ये यूरोप में भी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से। अब पता है आप लोगों को, ये सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से स्टार्ट होकर के 63 तक चला, मतलब 7 वर्षों तक चला। और फिर पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। किसके, पेरिस की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। ओके, बात क्लियर एकदम, चलिएगा ध्यान रखें इस बात को। तो फिर जब फ्रांसीसियों से मदद मांगने गए तो फ्रांसीसियों ने मदद करने को तैयार हो गए, क्योंकि इनका तो ब्रिटेन में भी काफ़ी विवाद चल रहा था। अब इसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बता रहा हूँ। फिर इसके बाद जब अंग्रेजों की ये बात पता चले तो अंग्रेजों ने फिर से फ्रांसीसियों पर इससे युद्ध करने के लिए तैयार हुए, और उस युद्ध को वांडीवास का युद्ध कहा गया। और ये 1760 में लड़ा गया था मेरे दोस्त। कब, 1760 में। फ्रांसीसियों का नेतृत्वकर्ता जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, यहाँ पर काउंट डी लाली था। कौन था, काउंट डी लाली था, जो कि फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता था। और इधर तो बताया जाता है कि आयर था, क्या नाम था उसका, हाँ, मतलब ये अंग्रेजों का था। तो इसको याद रखिएगा, ये वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, फ्रांसीसियों और किसके बीच, और अंग्रेजों के बीच। ओके, यहाँ तक तो बात मुझे लगता है कि आपकी एकदम क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, एक और लड़ाई दिया गया, असाई की लड़ाई। असाई की लड़ाई जो है, ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। क्या, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है ना, मराठा युद्ध, इस लड़ाई को ही कहा जाता है असाई की लड़ाई। और ये कब से कब तक चला है, ये आपको याद रखना है। ये 1803 से लेकर 1805 तक ये लड़ाई चली है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये असाई की लड़ाई में मराठा पराजित हुए थे। और मराठाओं में जो पराजित होने वाले थे वो कौन कौन से थे, शिंदे थे। कौन थे, शिंदे और भोसले थे। भोसले ये अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। अच्छा, इसके पहले जस्ट अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, इसके जस्ट पहले आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने वाला हूं कि इसके पहले मैसूर के साथ उनका विवाद चल रहा था अंग्रेजों का, मतलब मराठाओं के साथ एक युद्ध हो चुका था, फिर ये मैसूर के साथ शुरू हो गया। प्रश्न ये उठता है कि सर आखिरकार लगातार युद्ध क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता था, अंग्रेजों की ये नीति थी कि अगर चौतरफा हम लड़ाई में व्यस्त हो जाएंगे तो हम कोई भी क्षेत्र को जीत नहीं पाएंगे। समझ गए ना, जब कोई भी क्षेत्र नहीं जीत पाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर उन्होंने बसीन की संधि कर लिया मराठाओं के साथ, तकरीबन तकरीबन 1782 के आसपास जो है इन्होंने, हाँ 1782 के आसपास बसीन की संधि कर लिया था। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि भाई मैसूर से भी युद्ध लड़ना है, मराठाओं से भी युद्ध लड़ना है, तो कैसे दोनों क्षेत्र पर एक साथ अंग्रेज लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज तो मुट्ठी भर है ना। तो अंग्रेजों ने जो संधि किया, बोला कि मराठाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और तकरीबन 20 साल तक ये शांति बनी रही। लेकिन जैसे ये देखिए सेरिगट्टम की लड़ाई, ये मैसूर की अंतिम लड़ाई कही जाती है। टीपू सुल्तान इसी लड़ाई में मारे गए थे 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ली थे वहाँ पर गवर्नर। अब सोचिए, जब सेरिगट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए तो उसके बाद मैसूर का काम तमाम हो गया। गौर करना है, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना। तो मैसूर पर अब अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया, हो जाएगा ना। जब टीपू सुल्तान नहीं रहे तो अब मैसूर पर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। जैसे अंग्रेजों का अधिकार हो गया यहाँ पर मैसूर में, तो अब अंग्रेज और फ्री हो गए। तो अब वो कहाँ जाएंगे, अब मराठाओं से युद्ध करेंगे, क्योंकि एक तो उनका दुश्मन समाप्त हो गया, अब एक बचा है, अब मराठाओं से युद्ध हुआ। इसीलिए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पर लड़ा गया। ओके, याद रहेगा। चलिए, इसी को असाई की लड़ाई कहते हैं।
एक आपसे पूछा गया चिलियावाला की लड़ाई। चिलियावाला की लड़ाई ये थी आंग्ल सिख युद्ध। इसी में आपकी अमृतसर की संधि हुई थी, आंग्ल सिख युद्ध। क्या हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय। इसी में अमृतसर की क्या हुई थी? संधि हुई थी, याद रखना। अच्छा, ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ, ये वेलेजली के टाइम पे हुआ, ये वेलेजली के टाइम पे हुआ, सॉरी ये नहीं, ये और ये दोनों वेलेजली के टाइम पे हुए। वांडीवास का युद्ध जो हुआ वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1700, हाँ, उस टाइम पे कौन था? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। ओके, चलिएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इतिहास इसमें समाहित हो गया। आगे देखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई मैंने आपको बताया, टीपू सुल्तान, अंतिम युद्ध था मैसूर का, और 1799 टीपू सुल्तान इसमें मारे गए थे। ठीक है, चलिएगा आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? आप देखिएगा मेरे दोस्त, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। अब आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आप लोग सभी लोग एक स्वर में इसका जवाब दे देंगे। एक स्वर में आप लोग जवाब देंगे, मुझे पता है क्या होगा इसका जवाब। इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। लेकिन प्रश्न ये आ गया कि जो मुंबई में ये अधिवेशन हो रहा था, मुंबई अधिवेशन जो हो रहा था, इसमें अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव किसने लाया था? तो इसको प्रस्ताव तैयार भी किया था, लाया भी था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ये बात को इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबू। ठीक है, इस प्रस्ताव को किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया था? इस प्रस्ताव को लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इनका समर्थन वल्लभ भाई पटेल जी ने भी किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने भी किया था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने नारा दिया था, है ना, किसने? ग्वालियर टैंक में से ये स्टार्ट होता है। कहाँ से? ग्वालियर टैंक, याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होता है। और इसका अगर कहें, हाँ, ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, और इसका टाइम है 8 अगस्त 1942। कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। और दूसरी बात अगर इसके विषय में आपको बताना चाहूँ तो इसी में जो गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, डू एंड डाई, इन्होंने नारा दिया था इसी आंदोलन में, करो या मरो। ठीक है, अब देखो, इसी को जो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका दूसरा नाम और एक देते हैं, अगस्त आंदोलन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? अगस्त आंदोलन के नाम से जानते हैं। अच्छा, किसके बाद आया था? तो यहाँ पर एक प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, याद रखिएगा, उसके विरोध में क्रिप्स प्रस्ताव, उसी के विरोध में ये स्टार्ट किया गया था, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, याद रखना, उसी के विरोध में ये स्टार्ट किया गया था। ओके, बात एकदम क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर? चलो, अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा मेरे दोस्त, याद रखना इस बात को, है ना। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं क्या समस्या है, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा ना। आप लोग बताएंगे तो उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। चलो बताओ, हाँ चलो बताओ। यहाँ दिया गया, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मेरे दोस्त याद रखना, अंग्रेजों ने भारत में पहले अपनी जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित किया? तो याद रखिएगा, कहाँ पर स्थापित करेंगे वो? सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाया उन्होंने, सूरत में, है ना, सूरत में लगाया। कब लगाया? 1613 में ना। अब देखो, इसी के टाइम पे यहाँ पे मद्रास के क्षेत्र में भी लगाया था इन्होंने, और यहाँ पर कब लगाया? 1611 में। प्रश्न ये हो गया कि 1611 तो ये, 1613 ये है। आखिरकार अगर बात की जाए तो सूरत को क्यों कहा गया? क्योंकि जो कार्य प्रारंभ हुआ 1608 में यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। ठीक है, जहांगीर ने इजाज़त दिया, फिर बाद में रोक दिया था, फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने दूसरी मसूलीपट्टनम जो बोलते हैं, क्या? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाया।
और फिर फाइनली ये मसूलीपट्टनम में भी तैयार हो गई, यहाँ पर भी तैयार हो गई। तो अगर पूछा जाए भारत में पहले इनकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगी है, तो सूरत में लगी है दोस्त। कहाँ पर लगी? सूरत में लगी थी। ओके भाई, क्या हुआ ना कि जो अरब थे या जो भी लोग यहाँ पर फॉरेनर रहते थे, व्यापार करते थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। जानते हैं क्यों? इसलिए विरोध किया था कि आखिरकार हम लोग इतना पैसा आपको टैक्स के रूप में देते हैं, जहांगीर से बोला, तो आखिरकार आप और किसी को यहाँ पर व्यापार की इजाज़त क्यों दे रहे हैं, है ना। तो फिर जहांगीर ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, आप जाइए यहाँ से, है ना। फिर वो चले गए। ठीक, आगे देखो। शोतानाती कालिकाता, ये तो कलकत्ता का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, इसको बताइए। बोलता है निम्नलिखित में किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देंगे भाई, सब लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। क्या बोला गया कि किस दिन 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए, कमेंट नाउ, सब लोग कमेंट करेंगे। लाहौर नदी के तट पर, सॉरी, लाहौर में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ठीक है, कब? 1929 में। और 1930 में उनके द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तिरंगे को भी फहराया गया। तो याद रखिएगा कब हो जाएगा? 1930। 1942 में मैंने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट आया, और यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था। क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव, है ना। और यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, जिसके द्वारा भारत में एक संविधान का निर्माण किए जाने की बात की गई और इसको स्वीकार भी किया गया भारतीयों के द्वारा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अब आप लोगों को इसको कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिए। क्या होगा? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो मेरे दोस्तों याद रखना इसको किसने किया था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। अब आगे देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं, भारत के गवर्नर जनरल हैं। ओके, पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं। इनके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, एक बात ये भी क्लियर हो गई आपकी। चलिए, दूसरी बात, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके द्वारा आत्मीय सभा और इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ओके, याद रखना इसको। आगे लॉर्ड कर्जन के विषय में बात करें तो इनके द्वारा भारत में डाक विभाग, सिंचाई व्यवस्था,
बंगाल विभाजन, ये सब कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। ज़्यादातर इन्होंने विकास भी किया, लेकिन सबसे इनका घृणित जो कार्य था वो कौन सा हो गया, वो हो गया था बंगाल का विभाजन। इसीलिए सबसे बेकार गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी के विषय में कहिए तो इन्होंने हड़प नीति चलाई थी, हड़प नीति, है ना। और इनका कार्यकाल जो था वो 1848 से लेकर के 1856 तक था, ठीक ना। ये इनका कार्यकाल था, हड़प नीति चलाया। सबसे पहला हड़पा जाने वाले राज्य था सतारा महाराष्ट्र में, और जो अंतिम था वो था अवध। कुशासन का आरोप लगा था, कुशासन। अब ये कब हड़पा गया था, 1956 में, याद रखेगा। कुशासन के आधार पर इसको हड़प लिया था। ये हो गया आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। या किसने कहा था, एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। अब दिख रहा होगा ना, चलिए बताइए। या एक मिनट, हाँ, या किसने सॉरी, या किसने कहा था, इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है और भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। अब ये बताओ ये बात किसकी थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सी राजगोपालाचारी जी ने कहा था। अब आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। तो इसको जो कहने वाले महापुरुष थे या महान व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे होंगे। ये उस रात की बातें हैं 14 अगस्त की, जब हम स्वतंत्रता के स्वाद को बिल्कुल महसूस करने वाले थे, है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो में कहा कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे होंगे, हम जाग उठे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। चलिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको कौन नहीं जाता, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सब व्यक्तित्व वाले लोग थे ये। आगे बढ़ते हैं, इनके विषय में देखिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखो एक मिनट रुको, थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाँ ठीक, देखिएगा क्या बोला गया। भारत ने अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। अब देखो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, J.A. हिकेश ने, हिक्की है ये, हिक्की इंग्लिश में भले हिकेश कहते हो, हिक्की बोलते हैं इसको, है ना। जॉन अगस्ट हिक्की, लॉर्ड विलियम बेटिक। तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले किसने शुरू किया था, यहाँ पर कौन थे, हिक्की साहब थे। और इनके द्वारा कौन सा शुरू किया गया था, बंगाल गजट। क्या शुरू किया गया था, बंगाल गजट इन्होंने स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था, 1779 में स्टार्ट किया था। कब, 1779 में स्टार्ट किया बंगाल गजट, है ना। और बाल गंगाधर तिलक की दो बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो कि उन्होंने होम रूल लीग के समय शुरू किया था, जिसमें आप कहेंगे मराठा पत्रिका है एक उनकी, और एक उनकी है केसरी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिएगा, मराठा अंग्रेजी में लिखी गई है और जो केसरी है बाबू वो मराठी में लिखी गई है। किसमें, मराठी में लिखी गई है। ओके, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। राजा राम मोहन राय को कौन नहीं जानता, आत्मीय सभा का स्थापना किया, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, और बहुत सारी बातें इनके विषय में कहा गया, है ना। लॉर्ड विलियम बेटिंग को भी आपने पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अब आप लोग मुझे बताओ, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य, तो मैंने बताया ना, ये अमृतसर के संधि के तहत लॉर्ड डलहौजी ने उसको मिलाया था, है ना। किसके, क्योंकि अमृतसर की जो संधि हुई है, अमृतसर की संधि हुई है,
दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं। संधि हुई है वो हुई है 1849 में। कब हुआ है? 1849 में। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, इन्हीं के द्वारा उसको पंजाब को मिलाया गया था। ओके, चलिए। और तो यह है नहीं, कैनिंग के टाइम में 1857 की क्रांति हुई है, क्रांति हुई है। और ये पहले वायसराय भी थे भारत के, पहले वायसराय। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप लोग। चलिए इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या बोला? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? किस व्यक्ति का उपनाम है डेजर्ट फॉक्स? लॉर्ड वेबल का, जनरल आइजनहावर का, जनरल रोमेल का, जनरल मक आर्थर का? तो आप बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डेजर्ट फॉक्स। ओके, चलिए ओके चलते हैं आगे। लॉर्ड वेबल तो कह सकते हैं सेकेंड लास्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, है ना, अंग्रेजों की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा, संधियाँ हैं, ये संधियों को आपको बताना है भाई, सब संधियाँ बताना है आप लोगों को। कमेंट करके सब लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे कमेंट करके। बताओ भाई। चलो, और छोटा करना पड़ेगा क्या यार इसको? ऑप्शन है इसके अंदर, दिख रहे होंगे आप लोगों को, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? रुको थोड़ा सा कोशिश और करते हैं। चलो बताओ, इसमें दिया गया निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम सहित लगाना है आपको। अब आप मुझे बताओ, सालवाई की पहला दिया है अमृतसर की संधि, ये कब हुई है? अमृतसर की संधि 16 मार्च 1846 को हो गई थी, पहला। ठीक है, वशिन की संधि कब हुई है? इसको भी बताओ आप लोग, वशिन की संधि कब हुई है? हाँ, वशिन की संधि कब हुई? 31 दिसंबर 1802 को। ठीक, ये कहाँ लिख दिया मैंने? चलो ध्यान देना इसको, ये है वशिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ। आगे देखो, श्रीरंगपट्टनम की संधि है तो कब हुआ? 18 मार्च 1792। सालवाई की संधि, अच्छा सॉरी उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, ये सालवाई की संधि है जो 82 में हुआ था, 17 मई 1782, ये सालवाई के। वशिन की संधि तो यहाँ पर हुआ था मराठाओं के साथ। ठीक है, अब आप इसको क्रम से लगा लो भाई, सबका टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, क्रम से लगाओ। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले तो आएगा 82 वाला, तो 4 नंबर आएगा। चलो 4 नंबर हो गया। फिर उसके बाद 82 के बाद आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा? 82 के बाद आपका आ जाएगा 92, तो 3 नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद 92 के बाद आ जाएगा 2, ये फिर आ जाएगा 1, मतलब ये कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके सामने। चलिए बताइएगा क्या दिया है इसमें? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मतलब मदुरई तक, उत्तर भारत से मदुरई तक का वो जीत लिया था पूरे क्षेत्र को। वो कौन सा व्यक्ति है ऐसा जो मदुरई को भी जीत लिया था? बताइए, मदुरई तक जीत लिया था, बताएंगे? खिजर खां है जी? नहीं। मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये है मलिक काफूर और इसने मदुरई को जीता था 24 अप्रैल 1311 को। ठीक है, याद रखना, ये मलिक काफूर है ना। मलिक काफूर कौन था? ये जलालुद्दीन खिलजी
कि अलाउद्दीन खिलजी, किसके दरबार का था ये? अच्छा अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जर्नल था। क्या था ये? जर्नल, कमांडर एंड चीफ जनरल था ये, है ना। और ये यहाँ से जा कर के और मदुरई तक के क्षेत्र को जीत लिया था। कौन? मलिक काफूर, हाँ याद रखना, मलिक काफूर। और इसकी जो डेथ है वो कब हुई थी? यहाँ जीता है और 1316 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। 1316 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई। 1316 में इसकी मौत भी हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक है नहीं, ये तुगलक वंश के, MBT बोलते हैं इनको, है ना। चलिए आगे, मलिक काफूर भी हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है। अब आप बताओ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सब लोग कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और अन्य नाम से क्या जाना जाता है, बताइएगा। तो मार्लेमेंटो सुधार कह सकते हैं इनको, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हैं, पेट्स इंडिया एक्ट कह सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, बताइएगा। 1919 को एक और एक नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि देखो, रेगुलेटिंग एक्ट तो आया था 1772-73 में, ठीक है, याद है आपको। पेट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है, 84-86 में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये आया 1919 में। मार्लेमेंटो 1909। तो इसका और एक नाम क्या हो गया भाई? तो इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। देखिए मॉन्टेगू जो है वो भारत सचिव थे यहाँ पर, और चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, ठीक है, वायसराय। ओके, तो याद हो गया, चारों को याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखिए क्या दिया गया, बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया A.O. ह्यूम साहब को, है ना। किसको? A.O. ह्यूम। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। कौन थे ये? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, वो भी ये रिटायरमेंट थे। और इनके द्वारा कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित किया गया था। कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में पता चला, बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। कहा जाता है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है ये कांग्रेस, है ना। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता था कि कांग्रेस है। बाद में यही डफरिन कहने लगा, क्योंकि डफरिन के कार्यकाल की घटना है, डफरिन के टाइम में ये निर्माण हुआ था इसका, कांग्रेस का। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि ये भिखमंगी राजनीति करने वाली पार्टी है, छोटे से कुछ लोगों की पार्टी है। मतलब पहले उसी ने भोजन में बुलाया, खाने में भी बुलाया था डफरिन ने, क्योंकि जब उन्हीं की रणनीति है तो क्यों नहीं बुलाएगा, सम्मान देगा। बाद में पता चला कि उल्टा हो गया, उसी में भाई, उसी में उग्रवादी, उसी में गर्मपंथी, उसी में नरमपंथी सब मिल गए, और फिर धीरे धीरे वो विस्फोट होने लगा उसमें, है ना। जैसा इन्होंने सोचा ऐसा हुआ। अच्छा, सेफ्टी वाल्व क्यों जरूरत था? क्योंकि इनको लगा कि जब 1857 में इतनी बड़ी क्रांति हुई, किसी तरह हमने दबा लिया, लेकिन अगर दोबारा हुआ तो हम नहीं दबा पाएंगे, तो कोई एक मध्यस्थता करने वाली बीच में पार्टी होनी चाहिए थे। तो ए ह्यूम साहब ने इसको स्थापित किया था, A.O. ह्यूम साहब ने, ठीक है। चलिए, कब वो स्थापित हुआ था? ये हुआ था आपका, कमेंट करके बताइएगा, 28 दिसंबर 1885, बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कौन है, जानता हूं उनको। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आप देखिएगा, सबसे पहली बात तो 2 होम रूल लीग बने थे। सबसे अगर पहले की बात करेंगे तो पहले तो स्थापित किया था तिलक साहब ने, लेकिन तिलक साहब का जो क्षेत्र था ना वो ज़्यादा विस्तृत नहीं था। वो पूना से लेकर के, कहाँ से? पूना से लेकर
महाराष्ट्र के क्षेत्र तक सीमित रहे वो, महाराष्ट्र के क्षेत्र तक क्या थे वो, सीमित थे। इसके अलावा मद्रास में मुख्यालय एनी बेसेंट का था, ये सितंबर में स्थापित की थी, ये करीब अप्रैल जून के आसपास एनी बेसेंट का था मद्रास में मुख्यालय। और इसके अलावा मतलब इन क्षेत्रों के अलावा हाँ पूरे भारत में जो विस्तार था होम रूल लीग का वो एनी बेसेंट का था। तो आप समझ सकते हैं कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो कौन हो सकता है मेरे दोस्त, वो हो सकती हैं एनी बेसेंट जी। ठीक है। अरविंदो घोष पहले एक उग्र क्रांतिकारी थे या कह सकते गर्मपंथी थे, बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया। लोकमान्य तिलक के विषय मैंने आपको बताया था। बिपिन चंद्र पाल भी गर्मपंथी थे, ये गर्म दल के थे, गर्म दल या गर्मपंथी थे ये भी। ठीक है। तभी लाल पाल कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी और बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, देखो, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली, तो ध्यान दीजिएगा ये इसमें हेनरी डेविड थोरियो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन या गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने के लिए महात्मा गांधी को जो प्रेरणा मिली थी वो हेनरी डेविड थोरियो से मिली। ये यूएसए के रहने वाले थे, है ना, यूएसए के रहने वाले थे और ये एक बहुत बड़े लेखक थे, है ना, और दार्शनिक भी थे और कवि भी थे। तो इनकी कृतियों को गांधी जी पढ़ करके काफ़ी प्रभावित होते थे। दार्शनिक भी थे, कवि भी थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के हेनरी डेविड थोरियो। लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन सब लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, किसके, गांधी जी के। और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं वो। आगे देखो, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, तो अब कौन गया था इसमें भाई, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू, कौन गया था बताओ, कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो, जवाब दो भाई, कम से कम जवाब तो कुछ ना कुछ दो। आप लोग जवाब नहीं देते हो, बताओ भाई इसमें क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अरे बाबू, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए, अच्छे लगे तो आप लोगों को कमेंट करने में क्या जाता है, करिए कमेंट, है ना। नहीं पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करिए कि आखिर सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, इसको फिर से बताइए। लेकिन आप लोग अगर मौन धारण करते हैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। आपके यूज की चीज़ें हैं इसमें, बिना यूज की कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ अदरवाइज कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाएगा, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखा करो मेरे दोस्त, है ना। आगे चलो, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे दक्षिण अफ्रीका मिलने, किससे, गांधी जी से। अब आपसे कोई पूछे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या कर रहे थे, तो बाबू वो एक मैटर में गए थे, यमुना लाल बजाज और अब्दुल्ला के मैटर में गए थे। और फिर वहाँ पर उन्होंने लंबा संघर्ष किया और करीब 22 साल का एक लंबा टाइम पीरियड बिताया, 1893 से लेकर 1915 तक का वहाँ पर एक लंबा टाइम पीरियड बिताया। और उसके बाद जब वो वहाँ से लौट के आए तो एक योद्धा के रूप में आ गए, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो वापस आए थे। ठीक है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बताइएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग बताइएगा मुझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो अध्यक्ष थे ना, सब जानते हैं, राष्ट्रपति बने। बी.आर. अम्बेडकर एक कानून मंत्री थे। सर वी.एन. राव, बिल्कुल सही बात है, यही है, वी.एन. राव ही जो है संवैधानिक सलाहकार थे। के.एम. मुंशी नहीं थे, है ना, कन्हैया लाल मुंशी ये नहीं थे। यहाँ पर कौन थे, सर वी.एन. राव साहब को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, चलिएगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, अब बताइए। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, अब आप लोगों को बताना है। हुकुम सिंह थे, बाली राम भगत, रवि राम
जीवी मावलंकर, बिल्कुल ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है सर, ये तो हमें पता है, जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कौन से हैं, ओम बिड़ला साहब हैं। कौन है, ओम बिड़ला साहब, ठीक है, ओम बिड़ला साहब। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ, बताइए। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो आप लोग बताएंगे सर 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था, 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। 1930, 31 और 32 में यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर पता चला जो दूसरा था इसमें कांग्रेसियों ने भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी 2 में नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। नमक कानून तोड़ा था गंगा के तट पर जाकर के, और इन्होंने दांडी मार्च निकाला था, और गंगा से थोड़ा सा एक मुट्ठी नमक लेकर के और नमक कानून को तोड़ा, इसलिए नमक भंजक कानून भंजक कहा जाता है इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। अब आप लोग बताइएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व पे आया। अब अच्छा क्वेश्चन है, इसका सभी लोग जवाब कर लीजिएगा भाई, सभी लोग जवाब दीजिएगा, मुझे बताइएगा। चलो सब लोगों का आ गया जवाब, वुड डिस्पैच है सर। कौन सा है, वुड डिस्पैच। कब हुआ था बताओ ना, 1854 में आया था वुड डिस्पैच। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और अगर कोई इसी तरह हंटर आयोग के विषय में पूछे तो ये भी एजुकेशनल था, लेकिन ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, रिपन के टाइम पे आया था 1882 में। कब आया था, 1882 में, ठीक है। क्लियर है एकदम, चलिए क्लियर रहना चाहिए एकदम, कोई गड़बड़ नहीं करना आपको, है ना। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था ये। चार्टर अधिनियम सब जानते हैं, मैकाले का कार्यव्रत, मतलब मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया यहाँ पर, और उसने यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम के तहत आ गया था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, मैंने सब बता रखा है, सब कुछ बता दिया इसको। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, तो आप लोग जानते हो 1946, 1945, 42, 40, तो ये आया था 1946 में कैबिनेट मिशन। इसी के तहत भारत के संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है, संविधान सभा का चयन किया गया, ठीक है। 1945 में आप लोग जानते हैं नौसेना विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, नौसेना विद्रोह हुआ था, ओके, याद रहेगा। चलिए 1942 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है, के विरोध में। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी टाइम का घटना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सर 1906 में, है ना। बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और जब मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, और बहुत लोगों को डाउट है, और आगा खां, बहुत लोगों को डाउट है इस पर। आगा खां, लेकिन पता है इस टाइम पे जब ये विभाजन हुआ ना, तो आगा खां जो थे वो शिमला में थे, मिंटो से मिलने गए थे, हिमाचल, शिमला। किससे मिलने गए थे, लॉर्ड मिंटो से, ठीक है। और उसी टाइम पे बंगाल में सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्लियर एकदम, चलिएगा। 1905 में सब जानते हैं बंगाल विभाजन हो गया था, लॉर्ड कर्जन ने किया,
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का पहला वायसराय कौन था? मैंने अभी अभी बताया आपको, भारत का पहला वायसराय कौन था, पीछे मैंने करवाया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति वाले हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फिर गिरा था, है ना, लॉर्ड मिंटो के बाद आए थे, ध्यान रखना। हार्डिंग 2 बार आ चुके हैं, एक और पहले आए थे, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग है यहाँ पर। और यहाँ भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त, मैंने अभी अभी बताया था आपको, अभी इसके पहले जस्ट आपको मैंने बताया था कि भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली कौन शुरू किए थे, तो वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। और इसी को हमने कहा था ये जमींदारी व्यवस्था भी है, इस्तेदारी व्यवस्था भी है। क्या बोलते हैं इसे? जमींदारी व्यवस्था, या इसी को और क्या बोलते हैं? इस्तरारी व्यवस्था, इस्तरारी व्यवस्था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को बताया ही, बंगाल विभाजन। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स को सब जानते हैं, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग 2 बार आए थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग को भी आप जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का भारत में जनक कहा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष, तो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, अरुणा आसाफ अली। तो देखिएगा बाबू, ये श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं, 1917 में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में। श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं, 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता हैं, ये 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अरुणा आसाफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, इनका योगदान बहुत ज़्यादा था अरुणा आसाफ अली का। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है, चलिएगा ध्यान रखेंगे बाबू, मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये 1917 मैंने बताया, 1925 बताया, और इसको 1933 बताया, और ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है बाबू, आप लोगों को कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें लिखें, तैयारी करें। अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। और आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें, लोगों तक शेयर कर दिया करें। और जो मेरे नए मित्र हैं या जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और पर डे आपको कोई ना कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या वीडियो मिलती रहेगी। और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर मैं आपके साथ लाइव भी रूबरू होने वाला हूँ। और पर डे फिर लाइव सेशन लेकर के आपके लिए आया करूँगा, ओके। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पूरा से पूरा, पहले बात तो सबसे बड़ी बात है, आप वीडियो को पूरा देखा करें, है ना। आप लोगों में से मैं देखता हूं, जब टाइम एवरेज देखता हूं तो पता चलता है कि लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, तुम लोग, है ना। अरे पूरा वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों का बेनिफिट होने वाला, बहुत ज़्यादा मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का बेनिफिट होगा, आपका नुकसान नहीं होने वाला बाबू। रील देखते रहते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन, रील कम देख करके थोड़ा सा आप लोग अपने एजुकेशन को टाइम दीजिए, ओके। क्योंकि आप एक बार सफल हो जाएंगे, जीवन भर रील दिखिएगा। और अगर असफल हो गए ना तो जीवन आपका रील बना देगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी शब्दों के साथ आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।